एवरीवन, मैं पूजा सुधीर आप लोगों का एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है हमारा वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगॉत्स्की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत इजी थ्योरी है, ज़्यादा इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली एक बात याद रखिएगा कि वाइगॉत्स्की जी ने सामाजिक और सांस्कृतिक की बात की है। मतलब जहाँ पर भी बच्चे सामाजिक देखते हैं तो वहाँ पर आंखें बंद करके वो वाइगॉत्स्की लगा देते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, सामाजिक अधिगम, तो बच्चे इस सिद्धांत को भी वाइगॉत्स्की का ही सिद्धांत समझते हैं। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो था वो बंडूरा के द्वारा दिया गया था। भाई, सोशल लर्निंग थ्योरी हमारी बंडूरा के द्वारा दी गई थी। ये हमारी सोशल कल्चरल थ्योरी है। ठीक है, सोशल कल्चरल थ्योरी है और ये हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी है। सामाजिक अधिगम हमारा बंडूरा और सोशल कल्चरल यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हमारा वाइगॉत्स्की ने दिया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप सभी के सभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर देते हो जिसकी वजह से आप लोगों को आते हुए भी एक नंबर कम हो जाता है। इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को यही पॉइंट बताया। ठीक है, चलिए अब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। तो जब हम लोग वाइगॉत्स्की जी की बात करते हैं तो याद रखिएगा, वाइगॉत्स्की जो थे ये रशियन थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है कि जो आपके वाइगॉत्स्की थे वो थे कहाँ के। तो याद रखना, वाइगॉत्स्की कहाँ के थे? वाइगॉत्स्की जो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में। चलिए, वाइगॉत्स्की का सिद्धांत लेव वाइगॉत्स्की द्वारा दिया गया है। मतलब ये जो आपकी थ्योरी है, ये इनका पूरा नाम जो है वो लेव वाइगॉत्स्की है। ठीक है, वाइगॉत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे समीपस्थ विकास के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट भी दिए थे। लाइक ये जो सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी दी थी, इसके साथ साथ इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट भी दिए थे, जैसे आपका जेपीडी है। ठीक है, आपका स्कैफोल्डिंग है, आपका पारस्परिक लर्निंग मतलब रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में भी इन्होंने बताया था। ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग, तो ये चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो हमारे वाइगॉत्स्की जी हैं। वाइगॉत्स्की के अनुसार छात्रों को सीखने या उनके मानसिक विकास के लिए उचित मार्गदर्शन या दिशा की आवश्यकता होती है और छात्रों को यह मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से मिलता है। हमारे जो वाइगॉत्स्की जी थे उनका मानना था कि बच्चा जो भी चीज़ें सीखता है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें सीखता है, चाहे वो उसकी मोरालिटी हो, चाहे वो उसका जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो समाज के साथ घुलने मिलने से होता है। जब बच्चा समाज के साथ में इंटरेक्शन करता है, समाज के साथ में अंत्यक्रिया करता है, तो बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, इन्होंने ये बात कही थी। अभी इन्होंने भाषा के बारे में भी एक बात कही थी जो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। ठीक है, पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया था। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के, इन्होंने और क्या क्या बातें की हैं, किस किस को इन्होंने मेनली इन्होंने पॉइंट किया है। तो इनके अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति में रहकर इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। ठीक है, समाज में रह रहा है, उसके साथ क्या कर रहा है कि अंत्यक्रिया कर रहा है। अब मैं किसी और के साथ में अगर मैं बात करूंगी तो कुछ उसकी जो क्वालिटीज है वो मेरे अंदर भी आएंगी, कुछ मेरी क्वालिटीज उसके अंदर भी जाएंगी। तो मैं समाज में रह करके उनसे, लोगों से अंत्यक्रिया करके, उनको देख करके, उनसे सीख करके तब मैं चीजों को सीख रही हूँ। ठीक है, उन्हें देख करके, उनका अनुकरण करके मैं सीख रही हूँ। ऐसा हमारे वाइगॉत्स्की जी कहते थे। उनके अनुसार बालक समाज के साथ अंत्यक्रिया करके स्वयं का विकास करता है। वाइगॉत्स्की ने समाज को केंद्र में रखकर, किसको इन्होंने केंद्र में रखा? समाज को। ठीक है, अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वाइगॉत्स्की ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 3 चीजों को तवज्जो दी है।
ठीक है, 3 चीज़ों को इन्होंने मेनली पॉइंट किया है, आप ऐसे भी समझ सकते हो इसके माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने सोशल यानी सामाजिक, ठीक है, फिर यहाँ पर इन्होंने कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, और यहाँ पर थर्ड जो इन्होंने फोकस किया है वो है इनकी लैंग्वेज मतलब भाषा। ठीक है, ये 3 तत्व वाइगॉत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के मूल आधार हैं, अर्थात वह इन तीनों के आधार पर अपने सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या करते हैं। एक और बात आप लोगों को याद रखनी है कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग रचनावादी का नाम लेते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग पूछते हैं कि कौन सा मनोवैज्ञानिक रचनावादी में आता है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले पियाजे जी का नाम आता है, रचनावादी या फिर निर्माणवादी। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर वहां पर ऑप्शन में आपको पियाजे नजर ना आए तो वहां पर आपको वाइगॉत्स्की को आंसर करना है। ठीक है, वहां पर आपको वाइगॉत्स्की को आंसर करना है, क्योंकि वाइगॉत्स्की को भी रचनावादी कहा जाता है। इन्होंने भी कहा कि बच्चे को मतलब खोज करके सीखना चाहिए, इनको ये भी यही चाहते थे। ठीक है, समाज में रह करके लोगों के द्वारा और खोज करके सीखे। बच्चा जो है समाज में रहकर अंत्यक्रिया करके खुद से सीखता है, मतलब अपने ज्ञान का खुद से निर्माण करता है। इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, अब सामाजिक अंत्यक्रिया क्या है, इन्होंने जो सोशल इंटरेक्शन के बारे में बताया था, इन्होंने क्या कहा है वो हम लोग देख लेते हैं। इनके अनुसार बच्चे समाज से निर्देश प्राप्त करने के बाद अपने संज्ञानात्मक विकास का विकास करते हैं। वे विकास की इस प्रक्रिया को अनुकरण के आधार पर करते हैं। बच्चा एक सोसाइटी में गया, ठीक है, बच्चा बच्चों के साथ खेला, उसके अंदर शेयरिंग आई, उसके अंदर केयरिंग आई, उसके अंदर जेलसी भी आएगी, भाई जैसे माहौल में रहेगा। अब लोगों के अंदर ये तो है नहीं कि सभी लोगों के अंदर सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें पाई जाएंगी, कुछ बुरी आदतें भी होती हैं जिनको भी वो सीख जाता है। जब अच्छी आदतें सीखेगा तो ऑब्वियसली जैसे माहौल में रहेगा, अगर वहाँ पे कुछ बुरी चीजें हैं तो वो भी सीख रहे हैं। तो सामाजिक अंत्यक्रिया करते समय जो भी चीजें उसके सामने आई, जो भी चीजें उसने ऑब्जर्व की, वो सारी चीजें इमिटेट करके वो सीख गया। ठीक है, अब भाषा की बात करते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। वाइगॉत्स्की भाषा को संज्ञानात्मक विकास का एक उपकरण मानते हैं, जिसकी मदद से बच्चा समाज और संस्कृति से इंटरैक्ट करता है। ठीक है, वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपने ज्ञान का विकास नहीं कर सकता। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, जो लैंग्वेज है हमारी, ठीक है, अब बच्चा समाज में चला गया, अब ये एक बच्चा है, ये समाज में इंटरेक्ट कैसे करेगा, यहाँ पे इन लोगों के साथ में इंटरेक्ट कैसे करेगा। भाई जब ये कुछ बोलेगा, जब इसको एक भाषा आती होगी, ये किसी भाषा से अवगत होगा, तभी तो ये इंटरेक्शन कर पाएगा, है ना, तभी तो ये इंटरेक्शन कर पाएगा। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले ना बच्चे के अंदर भाषा विकसित होती है। अब यहाँ से 2 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। यहाँ पर पियाजे और वाइगॉत्स्की से एक क्वेश्चन आता है, दोनों को मिलाकर कि किसने कहा कि बालक में पहले भाषा आती है या भाषा उत्पन्न होती है और फिर विचार जन्म लेते हैं या विचार उत्पन्न होते हैं। जब भी पहले भाषा आए तो समझ जाना यहाँ पर बात हो रही है आपके वाइगॉत्स्की की। इन्होंने कहा कि बच्चा जब समाज में घुलेगा मिलेगा तो उसके पास कोई एक इंटरेक्शन तो होना चाहिए, कुछ एक मीडियम तो होना चाहिए वहां पर। भाई किसके द्वारा इंटरेक्शन करेगा, तो जब वो आपस में बातचीत करेंगे, अपने विचार उन तक पहुंचाएगा, तो वो कैसे पहुंचाएगा, एक भाषा के द्वारा। एक भाषा कन्वर्सेशन जो है, ये जो हमारी लैंग्वेज है, ये एक मीडियम है अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाने का। तो इन्होंने कहा ये जो हमारी लैंग्वेज है ये पहले बच्चे के अंदर उत्पन्न होती है, पहले इसका विकास होता है। ठीक है, पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद में विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारे वाइगॉत्स्की। अब पियाजे में आप इसका बिल्कुल उल्टा कर देना। ठीक है, पियाजे में एकदम से ये अपोजिट हो जाएगा। जैसे उनके अनुसार पहले बच्चे के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। इन्होंने कहा कि पहले विचार उत्पन्न होंगे भाई, उसके बाद भाषा का विकास होता है, क्योंकि बच्चा पहले सोचता है और उसके बाद ही तो वो कुछ बोलेगा। ठीक है, उसके बाद भाषा का विकास होगा। तो पहले भाषा फिर विचार हमारे वाइगॉत्स्की। किसी भी एक को आप याद रख लेना, चाहे तो इस वाले को और चाहे इस वाले को, उसे उल्टा कर दें। ठीक है, तो ये चीज समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संचार एक महत्वपूर्ण कारक है। भाई दूसरे के साथ हम लोग कन्वर्सेशन कब कर पाएंगे, जब हम लोग कुछ बोलेंगे। ठीक है, कुछ शब्दों में कुछ चीजें हम उसके सामने बयां करेंगे, तो यही चीज उन्होंने कही थी।
अब बात करते हैं संस्कृति की। जो इन्होंने तीसरा पॉइंट जो इन्होंने फोकस किया था वो है संस्कृति। वाइगोत्स्की सिद्धांत में संस्कृति का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृति बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास करती है। इन्होंने कहा कि हमारी जो संस्कृति है बच्चों के अंदर मोरालिटी लाती है। ठीक है, हमारी संस्कृति ही बच्चों को बताती है कि अपने बड़ों के साथ में आपको कैसे बिहेव करना है, अपने छोटों के साथ में आपको कैसे बिहेव करना है। ठीक है, मनुष्य को शालीनता से व्यवहार करना सिखाती है ना, इसको क्या कहते हैं, और प्रेरित करती है कि वो आगे ये मोरालिटी को सीखे। तो बच्चा जब देखता है बड़ों को, समाज में जब बच्चा बैठता है और वो अपने बड़ों को देखता है कि मेरे जो बड़े हैं वो छोटों से किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बड़ों से किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो इसी चीज को बच्चा इमिटेट करता है, इसी चीज को बच्चा सीख जाता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन कौन सा, ये हमारी भाषा, सामाजिक अंत्यक्रिया और हमारी संस्कृति थी। इन 3 चीजों पर इन्होंने फोकस किया था, तो इन 3 चीजों पर इन्होंने फोकस किया था, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इन्होंने कुछ और भी टर्म्स इन्होंने बताए थे, जैसे हम लोग बात करते हैं जेडपीडी की। ठीक है, जेडपीडी की। अब पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि जेडपीडी जो है किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट बताया गया था, तो आप लोगों को पता है हमारे वाइगोत्स्की जी ने बताया था। जेडपीडी जो है इसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो जेडपीडी का कॉन्सेप्ट हमारे वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। दूसरा आता है कि जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमारी जेडपीडी की फुल फॉर्म होती है। आपका 1 नंबर यहाँ से बन जाता है। अब ये होता क्या है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, समीपस्थ, इसे हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, वाइगोत्स्की के संभावित विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी के अनुसार एक व्यक्ति को इस स्तर पर सीखने के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अन्य जानकार व्यक्ति की अनुपस्थिति में इसका विकास संभव नहीं होता। अन्य जानकार व्यक्ति मतलब यहाँ पर एमकेओ की बात कही गई है। अब ये एमकेओ कौन होता है, ये चीजें भी हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग एक जेडपीडी को समझ लेते हैं कि जेडपीडी हमारा क्या होता है। ठीक है, अभी बता रही हूँ, फिर एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊंगी, परेशान मत होइएगा। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा की आवश्यकता होती है और इसकी सहायता से व्यक्ति अपने आगे के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस अवधारणा के अनुसार इस स्तर पर व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान अपने मित्र या किसी रिश्तेदार के माध्यम से मिलता है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार छात्र इस अवस्था में व्यक्तिगत अधिगम करना सीखते हैं और वे नए विचारों को अपनाने के लिए बहुत उत्सुक महसूस करते हैं। अब पहले समझ लीजिए, कहोगे कि मैम पहले हमें समझा दो, हमसे सब्र नहीं हो रहा है कि जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग आखिर होता क्या है। जेडपीडी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अब देखो क्वेश्चंस किस तरीके से भी आते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो मैं डायग्राम बना रही हूँ ना उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक लेवल होता है ये वाला, एक बच्ची का ये वाला लेवल है जिसे हम लोग बोलते हैं संभावित स्तर। संभावित स्तर, ठीक है। अब एक जो हमारा लेवल होता है बच्चे का, वो होता है ये वाला। सॉरी, ये वाला जो हमारा स्तर है ये हमारा होगा वास्तविक स्तर। ठीक है, वास्तविक स्तर। और ये वाला जो हमारा स्तर होगा ये हो जाएगा संभावित स्तर। अब ये दोनों लेवल होते क्या है, अब ये हमारे दोनों लेवल होते क्या है ये आप लोग समझ लीजिए। देखिए, जब मैं संभावित स्तर की बात करती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा जरा मुझे। जब मैं संभावित स्तर की जब मैं वास्तविक स्तर की बात करती हूँ तो वास्तविक स्तर का मतलब होता है एक ऐसा काम जो बच्चा खुद से कर सकता है बिना किसी की हेल्प के। तो जो काम बच्चा बगैर किसी की हेल्प के द्वारा कर सकता है, ठीक है, वो। और संभावित स्तर होता है ऐसा काम जिसे बच्चा कर तो सकता है, लेकिन अगर किसी एमकेओ की मतलब किसी अन्य अधिक जानकार व्यक्ति की अगर उसे हेल्प मिल जाए, तो यहाँ पर अगर कोई थोड़ा सा हेल्प कर दे अगर उसको, तो वो ये जो संभावित स्तर है ना वो उसको भी कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, ये तो उसके अंदर है, ये कैपेबिलिटी तो उसके अंदर है वास्तविक स्तर का काम करने की कि भाई ये तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन ये वाला जो काम है ये भी मैं कर लूंगा अगर मुझे कोई थोड़ा सा हिंट दे दे या अगर मुझे कोई थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड कर दे।
तो इन दोनों के बीच का जो ये अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर ही हमारा क्या कहलाता है, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। आई बात समझ में? वास्तविक स्तर और संभावित स्तर के बीच में जो अंतर होता है वही हमारा ZPD कहलाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के लिए बच्चे बिना स्कूल जाए घर में रहकर काफी ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन जिन बिंदुओं पर वे समस्याओं का सामना करते हैं उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए वे शिक्षकों और अपने दोस्तों की मदद से सीखते हैं और इसे वाइगॉत्स्की ZPD कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ये क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो क्वेश्चन था, ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे को बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, सॉरी परसेंटेज, ये हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर है, ये बच्चे को बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो ये उसका हो गया वास्तविक स्तर कि बच्चा इस चैप्टर को कर सकता है। अब ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला। अब क्योंकि इसमें भी हम लोग परसेंटेज का ही यूज करते हैं, ठीक है, इसमें भी हम लोग परसेंटेज का ही यूज करते हैं, लेकिन बच्चे को ना प्रॉपर अच्छे से इसको सॉल्व करना नहीं आता। लेकिन अगर उसके टीचर उसको ये एक बार समझा दें कि किस तरीके से उसे करना है, तो बच्चा इस चीज को भी, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन को भी इजीली कर जाएगा। ठीक है, तो इसी के बीच का ये जो अंतर है ये हमारा ZPD कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वास्तविक स्तर कौन सा होता है, संभावित स्तर कौन सा होता है। वास्तविक स्तर आप लोगों को याद रखना है, संभावित स्तर याद रखना है, और दोनों के बीच के अंतर को हम लोग ZPD कहते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अब तो ये समझ में आया आप लोगों को कि जब कोई भी बच्चा जो काम खुद से कर सकता है और दूसरा काम भी वो कर सकता है, लेकिन अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो उसी को हम लोग ZPD कहते हैं। ठीक है, अब वो जो MKO है, अब हम लोग बात करते हैं MKO की। ये MKO मैम आप क्या कर रहे हो, अब इसके बारे में तो हमें बता दीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी। MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है। देखिए, जब लर्निंग होती है, अगर दो एक जैसे बच्चे होंगे, सेम क्या कहते हैं कैपेसिटी के बच्चे होंगे कि भाई मुझे भी उतनी नॉलेज है, मुझे भी उतनी नॉलेज है, तो आपकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड हो जाएगी ना। मतलब जितना इसे आता है उतना ही आपको आता है, तो आप एक दूसरे से, जितना आपको आता है आप एक दूसरे से उतना ही सीख पाओगे। लेकिन जब हम कहते हैं कि ज्यादा, किसी आपको किसी और, जैसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी क्लास के बच्चे के साथ ही बैठ करके आप आगे की तैयारी कर लोगे। ठीक है, जैसे आपको बनना है इंजीनियर या आपको डॉक्टर की तैयारी करनी है, तो क्या आप सिर्फ अपने क्लासमेट्स के साथ पढ़ करके ही आप डॉक्टर बन जाओगे? नहीं, उसके लिए आपको कुछ बुक्स की भी हेल्प चाहिए होगी, कुछ टीचर्स की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो वो जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, जो आपको बताते हैं, ठीक है, जो आपको बताते हैं, वो जो आपको समझाते हैं, अब वो कोई भी हो सकता है। देखिए, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, मतलब आपसे बड़ा, या आप जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है, तो वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपका टीचर भी हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब एक जो MKO है वो व्यक्ति हो सकता है जिसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, जिसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है वो आपका MKO हो सकता है। अब आप इसमें किसी को भी मान लीजिए, चाहे टीचर को, चाहे अपने फ्रेंड को, चाहे किसी को भी। ठीक है, वाइगॉत्स्की का MKO उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके पास सीखने वाले की तुलना में अधिक ज्ञान होता है। वही कि सेम लर्निंग, मतलब सेम टाइप की क्षमता नहीं है, आपको उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, अधिक ज्ञान, अनुभव और कौशल है उसके पास में। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो अज्ञानी है, एक शिक्षक जो ज्ञान का भंडार है, ऐसी स्थिति में शिक्षक अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास करने में, शिक्षार्थी अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास करने में सक्षम होता है। ऑब्वियसली तभी तो हम लोग बच्चों को स्कूल में भेजते हैं ना, क्योंकि अगर बच्चा ही इतना ज्ञानी होगा, ठीक है, तो उसे स्कूल भेजने की क्या जरूरत है। या पेरेंट्स ही इतने, मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं हमारे MKO, तो मतलब स्कूल में क्यों भेजा जाता है, ताकि जो ज्ञान के भंडार हैं, जिनके पास हमारे बच्चों से ज्यादा ज्ञान है, हम उसको उनसे पढ़ा सकें, उसका हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से कर सकें। ठीक है, वाइगॉत्स्की के सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत के अनुसार यदि विद्यार्थी के पास शिक्षक से अधिक बुद्धि या समान बुद्धि है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास ढंग से नहीं होगा। मतलब जो सामने वाला, जो हमारा MKO है, वो हमारा हमसे ज्यादा जानने वाला होना चाहिए, हमसे ज्यादा जानकार होना चाहिए। ठीक है, सरल शब्दों में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए जो सिखाने वाला है उसके पास सीखने वाले की व्यक्ति की तुलना में अधिक ज्ञान होना चाहिए। वाइगॉत्स्की के इस एलिमेंट को मोर नॉलेजेबल अदर कहा गया है। सारी चीजें एक साथ में क्लियर कर देती हूँ, आप लोगों को टेंशन नहीं होगी।
जेडपीडी क्या हो गया? जेडपीडी हमारा हो गया जब एक काम बच्चा कर सकता है, दूसरा कर तो सकता है लेकिन उसमें किसी की हेल्प चाहिए, तो ये जो दोनों के बीच का जो अंतर है ये हमारा जेडपीडी कहलाता है। ठीक है, अब ये जो हेल्प करता है हमारा, इसी हम लोग बोलते हैं एमक्यू, मोर नॉलेजेबल अदर। ये कौन होता है? ये वो होता है जिसके पास हमसे ज़्यादा मतलब जिसको वो सिखा रहा है, जिसकी वो हेल्प कर रहा है, उससे ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, अब ये कोई भी हो सकते हैं, चाहे आपके टीचर्स हों, चाहे आपके दोस्त हों, जिसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है किसी भी चीज़ की, जो चीज़ आप सीखना चाहते हो। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब चलते हैं हम लोग ढांचा मचान, स्कैफोल्डिंग, या फिर कभी कभी इसको फ्रेमवर्क भी कह देते हैं, या हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इसको पार्ट भी बोल दिया जाता है। ठीक है, पार्ट, ढांचा मचान, फ्रेमवर्क, स्कैफोल्डिंग, ये हम लोग इसको बोल देते हैं, या फिर सहारा देना भी हम लोग इसको बोल देते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है मैं आप लोगों को ये भी अभी समझाने वाली हूँ, पहले इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए, एक बच्चे को सीखने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है, यानी एक सीढ़ी जो उसे सीखने के उस शिखर तक ले जा सके। शिखर पर पहुंचकर वह अपनी विद्या के अंतर्गत आने वाले सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब समझिए जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग में क्या अंतर होता है मैम, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लीज़ इसको कुछ रिजोल्यूशन दीजिए, कुछ इसका रिजोल्यूशन निकालिए। तो देखिए, स्कैफोल्डिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। मान लीजिए आपको स्कूटी चलानी नहीं आती, ठीक है, आपको स्कूटी चलानी नहीं आती, ठीक है, ये आप हो और ये आपकी बहन है। आपको स्कूटी चलानी नहीं आती, इनको स्कूटी चलानी आती है। अब इन्होंने क्या, आपने इनसे बोला कि दीदी मुझे स्कूटी चलाना सिखा दीजिए, तो इन्होंने आपको विद इन अ वीक, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर इन्होंने आपको स्कूटी चलानी सिखा दी। एक हफ्ते के अंदर इन्होंने आपको स्कूटी चलानी सिखा दी, और आपको तब तक इन्होंने स्कूटी चलानी सिखाई है, मतलब आपने एक हफ्ते का टाइम दिया, जब तक आपको अच्छे से स्कूटी चलानी आ नहीं गई। तो स्कैप फोल्डिंग की जो मदद होती है, स्कैप फोल्डिंग जो मदद होती है हमारी, वो ऐसी मदद होती है जो तब तक आपके साथ में रहती है, तब तक आपको सिखाई जाती है जब तक आप चीज़ों को करना ना सीख जाएं। और ये जो स्कैप फोल्डिंग की जो मदद है, ये जो मदद है, ये एक अस्थाई मदद होती है। मतलब हो सकता है कि किसी काम को आप एक दिन में सीख जाओ, हो सकता है आपको 4 दिन लगे, हो सकता है आपको 4 महीने लगे, हो सकता है आपको सिर्फ एक हफ्ता लगे। ठीक है, तो इसका कोई टाइम नहीं होता, हो सकता है किसी चीज़ को आप सिर्फ एक दिन में ही सीख जाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। तो हमारी जो स्कैप फोल्डिंग होती है ये अस्थाई मदद होती है। ठीक है, जो किसके द्वारा, ये भी हमारे एमक्यू के द्वारा दी जा रही है। भाई देखो, ये आपकी दीदी हैं और इनको स्कूटी आपसे बेहतर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से चलानी आती थी, तभी तो ये आपको समझा पाई, तभी तो ये आपको सिखा पाई। तो ये जो मदद दी, आप एक हफ्ते के अंदर सीख गए, तो आपकी मदद का टाइमिंग कितना रहा? एक हफ्ता। हो सकता है कि आपकी जो छोटी बहन है, आज जब आप उसको सिखाओ तो उसको सिखाने में 1 महीना लग जाए, तो अनिश्चित होती है, कुछ नहीं कह सकते कौन कितने दिनों में इसको सीख जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। एक जो माँ होती है, आपने देखा होगा, माँ होती है अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाती है ना, देखा है ना आपने ये चीज, ये बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाती है ना, और जब उसका पेट भर जाता है तब कहती है ओके ठीक है। और वो कब तक उसको खाना खिलाती है? जब तक कि बच्चा खुद अपने हाथों से खाना खाना नहीं सीख जाता। तो जब तक कोई व्यक्ति अपने हाथों से खुद से काम को करना नहीं सीख जाता, ये जो मदद होती है ये हमारी कहलाती है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये कहलाती है स्कैफोल्डिंग। और जब हम लोग जेडपीडी की बात करते हैं, तो जेडपीडी हमारी वो हेल्प होती है जो हम लोग जैसे मार्गदर्शन दे देते हैं, हमने सिर्फ हिंट प्रोवाइड कर दी कि बेटा यहाँ ये वाली गली है, आपको यहाँ से जाना है और ऐसे मुड़ जाना, और आपका घर आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ये है हमारी कि आपने बता दिया और आपने हेल्प कर दी, बट ये आप तब तक करोगे जब तक बच्चा खुद से उस काम को करने नहीं लग जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा स्कैप फोल्डिंग क्या होता है और जेडपीडी क्या होता है। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग के बारे में पूछा जाता है क्या ये एक अस्थायी मदद होती है, तो हाँ जी, ये हमारी अस्थायी होती है, इसमें कुछ पता नहीं होता है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको एक हिंट दे दिया जाता है, तो आप अच्छे से समझ जाते हैं। एमक्यू जिसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस सिद्धांत की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। नहीं, इसके पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ कि इन्होंने एक और पॉइंट दिया था जिसे हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं पारस्परिक शिक्षण।
पारस्परिक शिक्षण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि शिक्षण कैसा हो रहा है, वहाँ पे पारस्परिकता आ रही है, मतलब इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो टीचर और लर्नर होते हैं, या फिर आप इसे स्टूडेंट भी बोल सकते हो, तो इन दोनों के बीच में पारस्परिकता रहती है। मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे टीचर ने बच्चे को कुछ बताया, ठीक है, बच्चा समझा, बच्चे को कोई डाउट हुआ, बच्चे ने टीचर से क्वेश्चन पुट अप किया, फिर बच्चे को जब समझ में आ गया तो टीचर ने फिर से स्टूडेंट से क्वेश्चन किया, फिर समझ में आ गया और फिर बच्चे ने इनको आंसर किया, और फिर जो बच्चे को समझ में नहीं आया फिर उसके लिए उन्होंने टीचर से बात की कि सर मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये समझ में नहीं आया। मतलब इन दोनों के बीच में एक पारस्परिक शिक्षण होता है, ठीक है। कुछ ये इनसे सीखते हैं, कुछ ये इनसे सीखते हैं, दोनों मिलजुल करके इनके बीच में काफी अच्छा इंटरेक्शन चल रहा है। तो जब बच्चा शिक्षक से, शिक्षक बच्चे से सीख रहा है, या फिर पढ़ इस तरीके से शिक्षण हो रहा है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसे हम लोग रेसिप्रोकल टीचिंग कहेंगे। अब ये जो रेसिप्रोकल टीचिंग है, इसके अलावा इन्होंने एसोसिएटिव लर्निंग के बारे में भी बात की है। एसोसिएटिव लर्निंग, या फिर मैं कह दूं कोऑपरेटिव लर्निंग। चाहे एसोसिएटिव लर्निंग हो चाहे कोऑपरेटिव लर्निंग हो, दोनों का ही नाम सहयोगी शिक्षण होता है, ठीक है। सहयोगी शिक्षण होता है, मतलब जितने भी बच्चे हैं, चाहे दो बच्चे हैं आपस में एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं, एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं, सारे बच्चे जो ग्रुप में काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं सहयोगी शिक्षण। तो एसोसिएटिव लर्निंग या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग आ जाए, या फिर रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग मैंने आप लोगों को बता दी, टीचर प्लस स्टूडेंट जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने बात की थी, रेसिप्रोकल, एसोसिएटिव और कोऑपरेटिव, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। अब बात करते हैं इस सिद्धांत की विशेषताओं की। इसके बारे में कुछ विशेषताएं बताई गई हैं वाइगोत्स्की जी के द्वारा। पॉइंट 1 कह रहा है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देता है, ठीक है। ये जो हमारे वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक, कभी कभी इसे सामाजिक सिद्धांत ना कह करके वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कह दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये जो हमारा सिद्धांत है वो समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देता है, ठीक है। इसी के द्वारा हमारा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए उसे समाज के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले सीखना आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र में संज्ञानात्मक विकास के गुण पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन इन गुणों को सामने लाने का काम समाज और संस्कृति करते हैं। इनका मानना था कि बच्चा जो है वो क्षमता के साथ पैदा हुआ है, उसका जो उसके अंदर कॉग्निटिव बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन वो उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उसको बाहर निकालने के लिए, उसको पोषित करने के लिए उसे समाज में लाना पड़ेगा, उसे समाज के साथ घुलना मिलना पड़ेगा, उसे अपनी संस्कृति से अवगत होना पड़ेगा, ठीक है। तो समाज और संस्कृति में जैसे ही वो बच्चा इंटरेक्ट करेगा तो बच्चे के अंदर जो वो सामाजिक संज्ञानात्मक जो गुण थे वो बाहर निकल करके आएंगे, ठीक है, वो पोषित होंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि वाइगोत्स्की बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं। वही चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। वाइगोत्स्की ने ZPD-MQ फ्रेमवर्क, इसकी अवधारणाओं को छात्र को सीखने के लिए आवश्यक माना है। भाई वही कि अकेला बच्चा कैसे सीख लेगा, ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चा ही पूरा ज्ञानी बन करके आया है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं मिलेगी। तो ये जो हेल्प है उसी को उन्होंने स्कैफोल्डिंग ZPD बताया है, और हेल्प करने वाले को उन्होंने MKO बता दिया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपका। अब इन्होंने शिक्षा में इनकी क्या भूमिका थी उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वाइगोत्स्की के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है। इस सिद्धांत का उपयोग वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रों को सिखाने के लिए किया जाता है। यह शिक्षक को विश्वास दिलाता है कि उनके माध्यम से छात्रों का संज्ञानात्मक विकास बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल में बताया था कि भाई हम लोग बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं, हमारे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसको हमें और इन्हांस करना है, उसको एक सही तरीके पर लेकर के आना है, उसको एक सही दिशा में हमें ले जाना है। तो उसके लिए हमें उसे स्कूल भेजना पड़ता है, एक MKO के पास जो उसको हेल्प कर सके सही मार्गदर्शन में जाने के लिए, ठीक है। यह किसी भी जटिल विषय को सरल बनाने और शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग है, बच्चा एक दूसरे के साथ में मिलकर के बैठ करके सीखेगा, बहुत अच्छे से सीखेगा, ठीक है। कुछ चीजें जो उसे आती होंगी वो दूसरों को बताएगा, और दूसरों को जो आती होंगी उनसे वो सीख जाएगा, ठीक है। वाइगोत्स्की का यह सिद्धांत बच्चे को
समाज और संस्कृति से जोड़ने का काम करता है, जो विद्यार्थी के नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। मतलब टोटली जो ये इनका जो ये थ्योरी है वो टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, आपके सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा के ऊपर। सिंपल सी एक बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, सिर्फ ये 3 सर्कल आपको याद रखने हैं, ठीक है? सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। अब इन तीनों में से आपको कोई भी कहीं पर दिखाई दे जाए तो वहां पर आप आंख बंद करके वाइगॉत्स्की लगा दीजिएगा, ठीक है? ये तो हो गई जो आपको वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस देंगे, या फिर कुछ ऐसा पूछ लेंगे, एक बच्चा है ग्रुप में काम करता है, एक टीचर उनको ग्रुप में काम करवाती है, सहयोगी शिक्षण करवा रही है, तो बताइए किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के अनुसार काम किया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है। तो आप समझ जाना भाई कि जब कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है, बच्चा एक दूसरे से सीख रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो सामाजिक आ रहा है यहाँ पर, सहयोगी आ रहा है यहाँ पर, तो हमारे वाइगॉत्स्की जी आगे। बाकी जेडपीडी क्या होती है, एमकेओ क्या होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या होती है, ये जो चीजें हैं वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है? तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है। मैं कह रही हूँ सामाजिक, सांस्कृतिक लगा करके आप लोग आंख मूंद करके आप वाइगॉत्स्की लगाना, आपका नंबर कहीं से कहीं तक नहीं जाएगा, बशर्ते आप सामाजिक अधिगम पर ना लगा देना। जब भी सामाजिक अधिगम की बात की जाए तो सामाजिक अधिगम जो होता है हमारा, वो बंडूरा जी के द्वारा दिया गया है। ये आप लोगों को बस ध्यान रखना है। कभी कहो मैम आपने कहा था सामाजिक अगर आपको दिखे तो वाइगॉत्स्की लगा देना, और यहाँ क्या हो रहा है कि आप सामाजिक अधिगम पर वाइगॉत्स्की लगा करके आ गए, तो ये मेरा फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारा कि अब यहाँ पर डिफरेंसेस, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए पियाजे और जो हमारे वाइगॉत्स्की है उनके विचारों में क्या भिन्नता थी, ठीक है? तो अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। वाइगॉत्स्की का सिद्धांत बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्व देता है, ठीक है? वाइगॉत्स्की जी किसको महत्व देते हैं? समाज और संस्कृति को। जबकि जो हमारे पियाजे हैं, फिजिकली चेंजेस आते हैं, ठीक है, और जो भी है, जो डेवलपमेंट उसके हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर सामाजिकता को इन्होंने महत्व दिया है, लेकिन बहुत कम महत्व दिया है। वाइगॉत्स्की सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले व्यक्ति थे और पियाजे संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचारों वाले व्यक्ति थे। समझ में आया? सामाजिक संरचनात्मक वाले हमारे कौन थे? हमारे वाइगॉत्स्की जी। सामाजिक संरचनात्मक, सोशल कल्चरल, ठीक है? और जब हम लोग पियाजे की बात करते हैं तो ये कॉग्निटिव कल्चरल वाले हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चरल या कल्चरल आप बोल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? वाइगॉत्स्की की कही जाए तो सामाजिक संरचनात्मक, और पियाजे की बात कही जाए तो संज्ञानात्मक संरचनात्मक, ठीक है? दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि वाइगॉत्स्की मार्गदर्शन को सीखने के लिए आवश्यक मानते हैं और पियाजे सीखने को आत्म सक्रियण का एक हिस्सा मानते हैं, ठीक है? मार्गदर्शन को इन्होंने कहा कि बच्चा जो काम जो सीख रहा है उसके लिए उसको हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए उसे सोशल होना पड़ेगा, इन्होंने कहा, ठीक है? तो पियाजे सीखने को आत्म सक्रियण का हिस्सा मानते हैं, मतलब खुद से बच्चा खोज करेगा, खुद से सीखेगा। और हमारे वाइगॉत्स्की जी क्या कह रहे हैं कि भाई बच्चे को सीखने के लिए सामाजिक इंटरेक्शन, हेल्प की आवश्यकता होती है, ठीक है? अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। वाइगॉत्स्की के अनुसार पहले विचार बच्चे में पैदा होते हैं, बाद में भाषा। पर पियाजे बिल्कुल सॉरी, यहाँ पर ये उल्टा हो गया है, यहाँ पर ना इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका पियाजे आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को पियाजे लिखना है, क्योंकि पियाजे ने कहा था कि पहले बच्चे में विचार पैदा होते हैं, और यहाँ पियाजे की जगह वाइगॉत्स्की कर लेना, क्योंकि ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को ये चेंजेस करने हैं। पियाजे ने कहा था कि पहले भी बच्चे में विचार पैदा होते हैं, उसके बाद भाषा उत्पन्न होती है, और वाइगॉत्स्की ने इसके उल्टा कहा था कि पहले बच्चे में भाषा उत्पन्न होती है, क्योंकि बच्चा जब सोशल इंटरेक्शन करेगा तो उसको भाषा की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में उसके अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं। तो कोई भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। ये थी हमारी वाइगॉत्स्की की थ्योरी, जो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाई। आई होप आपको समझ में आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी में। थैंक यू सो मच।